नमस्ते बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो अभी हमने लास्ट क्लास में बच्चों समझा था कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके अक्षीय स्थिति पर, अगर किसी भी दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है तो उस पर जो तीव्रता होती है वो हमारी होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r की क्यूब, जहां पर p हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में समझा कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित है तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हमारे पास क्या आ गई थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R की क्यूब। विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बनता है, ये भी हमें पता है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज और जाननी है कि यहाँ पर जो अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की जो दिशा होती है या तीव्रता की जो दिशा होती है वो सदैव माइनस से प्लस की ओर होगी परिणामी तीव्रता, जबकि निरक्षीय स्थिति में प्लस से माइनस की ओर होगी। तो यहाँ तक हमारा लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट था। अब हम यहाँ पर किसी भी रैंडमली यानी कोई भी एक नियमित रूप से हम किसी भी बिंदु को लेंगे और उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव हमारे पास है A, B हमने कंसीडर कर लिया इसको। तो माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास 2L। अब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो मध्य बिंदु ये रहा हमारे पास, मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए, अब यहाँ पर हम एंगल क्रिएट कर रहे हैं कि थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P स्थित है। तो इस अवस्था में हमारे पास कंडीशन में क्या है कि हमारे पास यहाँ पर बिंदु P स्थित है जो कि द्विध्रुव से कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें और ये R दूरी पर है, अगर हम इस अवस्था में इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P कार्य करेगा। P एक सदिश राशि है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू में 2L। तो यहाँ पर P अगर एक सदिश राशि है तो P के क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल पर काम हो रहा है, कोण पर कार्य हो रहा है। इस कारण अगर हम P की डायरेक्शन देखें तो P की दिशा ऐसे होगी और इसके यहाँ पर दो घटक यानी फैक्टर हमें कंपोनेंट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक तो हमारा क्या हो जाएगा P cos थीटा, जो थीटा की तरफ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा P cos थीटा, जिस पर थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है वो cos होगा। और इसके अपोज अगर हम देखें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो 90 डिग्री पर इसके क्या होगा, P sin थीटा होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या ले लेंगे, हमारे पास P sin थीटा 90 डिग्री पे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इस अवस्था में देखें तो द्विध्रुव पर अगर मैं पॉइंट P को देखूं तो P की अकॉर्डिंग अगर हम द्विध्रुव को शिफ्ट कर ले, मतलब अगर मेरे पास ऐसे द्विध्रुव रखा है तो मेरा ये वाला साइड माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर देती हूँ तो बिंदु P जो है वो कैसा है, अक्षीय स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेम ही लाइन में आगे प्रोसीड हो रहा है, तो ये अक्षीय बिंदु को प्रदर्शित करेगा। तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं किस तरीके से, इस तरीके से, जैसा कि ये P cos थीटा वाली डायरेक्शन हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट बना, ये हमारा क्या बना, A डैश लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको B डैश में कर सकते हैं, यानी हमने शिफ्ट कर दिया इसको इस तरीके से। A डैश मतलब ये वाला साइड माइनस का और ये वाला साइड प्लस का है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें इसको,
अगर मैं इसको ऐसे ना घुमा करके कुछ इस प्रकार से घुमा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे ना घुमा करके, यानी ये ऐसे था, ऐसे शिफ्ट किया तो अक्ष में हो गया। अगर मैं P के साथ ऐसे मूव कर देती इसको, तो अब ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट और ये मध्य बिंदु से P वाला पॉइंट, तो यानी अब ये क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में यही किया था, एक माइनस क्यू से P को पॉइंट को मिलाया था और प्लस क्यू से मिलाया था। इस तरीके से हमने आपका आवेशों को मिला दिया था, तो ये अब निरक्षीय स्थिति में। तो अगर हम निरक्षीय स्थिति में काम करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन मिलेगी। ठीक, अब हम इसमें हमारे पास निरक्षीय और अक्षीय दोनों स्थितियां जो है वो काम करेंगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो लैंग्वेज लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव AB माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य बिंदु कौन सा था, O, तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, तो अब यहाँ पर हम केवल स्मॉल r दूरी मेंशन करेंगे, ना अक्षीय वर्ड लिखेंगे और ना ही निरक्षीय। तो यहाँ पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस प्रकार से हमारे पास हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें अक्षीय और निरक्षीय दोनों प्रकार की तीव्रताओं का यूज हुआ, और वो भी किस तरीके से यूज हुआ होगा कि जब हमारे पास कंडीशन अक्षीय स्थिति में था, यानी बिंदु P जो है वो किस कंडीशन में था, अक्षीय, तो ये वाला कंडीशन हमारी अक्षीय की थी। तो इस अवस्था में जो द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। तो ये मैंने ए डैश बनाया था, इसका मतलब मैंने द्विध्रुव को ऐसे शिफ्ट किया है, ये माइनस है ये प्लस है, तो मैंने ऐसे शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब माइनस साइड क्या है, इस साइड है, और प्लस साइड क्या है मेरे इस वाली साइड में है। तो इसका मतलब हमारी जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। इसका अर्थ है कि जो मेरी अक्षीय स्थिति में होगी डायरेक्शन वो हो जाएगी यहाँ पर ये E1 ले सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमने निरक्षीय स्थिति में कुछ इस प्रकार से द्विध्रुव को माना था। तो इस अवस्था में अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो अब भी मैंने शिफ्ट तो ऐसे ही किया है, मतलब मेरा ये वाला जो ब्लैक साइड है ये माइनस का ही है। तो अब इसमें जो डायरेक्शन होती है निरक्षीय में वो क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कुछ इस प्रकार से। ठीक, E2, और इनका परिणामी जो निकालेंगे हम वो यहाँ पर हमारे पास E आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहले E1 और E2 की वैल्यू ले लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन में r की क्यूब होती है, क्योंकि E1 मेरी अक्षीय स्थिति की है, ये याद रखिएगा, ये अक्षीय है और ये वाली निरक्षीय स्थिति का है, यानी ये निरक्ष का है। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति का निकाल रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला अभी मैंने स्टार्ट हुई थी वीडियो तब बताया था कि 2p अपॉन में r की क्यूब होता है,
लेकिन यहाँ पर हम p को कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेकिन p को कौन से वाले, इसके फैक्टर की फॉर्म में, यानी इसके घटकों के रूप में करेंगे। तो हमारा जो अक्षीय स्थिति में कंडीशन थी उसके आधार पर क्या आ जाएगा, p cos थीटा अपॉन में r की क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमारा E1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार निरक्ष के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। इसको हम पूरे पार्ट को भी k कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो अगर हम निर्वात या वायु की कंडीशन लेंगे तो ये वाला k हट भी सकता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब निरक्षीय स्थिति है क्योंकि E2 तो मेरी निरक्षीय वाली है। निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला बताया था p अपॉन में r की क्यूब। तो p कौन सा वाला p हो जाएगा मेरे पास इस अवस्था में, p हमारा हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में, अर्थात कौन सी वाली कंडीशन, p साइन थीटा अपॉन में r की क्यूब। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। अब हमें इनका क्या करना है, परिणामी निकालना है, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता के लिए अगर हम देखें तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, अगर इन दोनों का जो ये परिणामी आया है ये हो जाएगा मेरे पास √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारा वेक्टर की फॉर्म में होता है, क्योंकि E एक सदिश राशि है। तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। लेकिन यहाँ पर E1 और E2 के मध्य बनने वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी घटक है। तो cos 90 हो जाएगा, थीटा की जगह 90 आ जाएगा, और cos 90 जीरो होता है, जिसकी वजह से ये ऑल ओवर टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। और हमारे पास जो तीव्रता बचेगी वो कितनी बचेगी, √में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो E1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p cos थीटा अपॉन में r की क्यूब, और साथ में प्लस इसका होल स्क्वायर है, और साथ में हमारे पास E2 की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p साइन थीटा अपॉन में r की क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि E2 का भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर E2 का भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ही हमने E1 और E2 की वैल्यू जब पुट कर दी तो अब हम इसमें इसे शॉर्ट करेंगे, यानी कॉमन निकालने का काम कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू √, कॉमन आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, क्योंकि सब में है, दोनों कॉन्सेप्ट में है यहाँ पर, और साथ में p और r की क्यूब, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यानी p अपॉन में r की क्यूब। और सबके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इसी वजह से हम इसका भी क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि हमने ये वाला पार्ट तो पूरा कॉमन निकाल ही लिया है, तो हमारे पास 2 cos थीटा बचा यहाँ पर, 2 cos थीटा का स्क्वायर, और साथ में प्लस यहाँ पर भी हमने ये पूरी टर्म को निकाल लिया है कॉमन, तो केवल क्या बचा है यहाँ पर भी साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास बचती है कॉमन निकालने के बाद। अब हम यहाँ पर इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे कि इस वाले पार्ट को एज इट इज रख लेते हैं इस स्टेप में, चाहे तो आप इसको रूट से बाहर भी ले सकते थे स्क्वायर हटा करके, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर इसको हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म आ जाएगी। डन। अब यहाँ पर हमें इसके बाद क्या स्टेप लेना पड़ेगा कि इसको हम रूट से बाहर ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर जो है वो हट जाएगा।
तो ये बनेगा हमारे पास 1/4πε0 P अपॉन में r की पावर 3 यानी r की क्यूब, और यहाँ पर अंदर जो हमारे पास बचा वो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। मोस्ट ऑफ द बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का 1 आंसर कर देते हैं, लेकिन कॉस के साथ 4 cos स्क्वायर थीटा है, और जबकि साइन स्क्वायर, साइन के पास कोई भी 4 है नहीं, अगर होता कॉमन निकाल के तब तो पॉसिबल होता है ऐसा करना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा है, हम साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1 cos स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख लेते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इस तरीके से टर्म आ जाएगी। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4πε0 P अपॉन में r की क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस है तो प्लस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो +1 और माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन में r की क्यूब, तो एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा है और माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी 1 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और 1 यहाँ पर पहले से ही है तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा और +1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो e की वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, और ये पूरी टर्म जो है यहाँ से ही अंडर रूट में चल रही थी, तो ये हमारी अंडर रूट में ही रहेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में r की क्यूब और अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा या 3 cos स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, यदि हम यहाँ पर निर्वात या वायु की कंडीशन लेंगे, तो यदि निर्वात या वायु हो, अगर माध्यम मेरा निर्वात या वायु है तो k हमारा क्या हो जाएगा उस केस में 1, तो हमारी टर्म बन जाएगी e इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में r की क्यूब और अंडर रूट ब्रैकेट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी यदि हम वैद्युत द्विध्रुव के वजह से किसी भी रैंडमली किसी भी पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं किसी एंगल पर, और उस स्थिति में जो तीव्रता है वो कुछ इस प्रकार आएगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।